अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे साथ है फ़तेह मोहम्मद और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। फ़तेह, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज मुझे मदऊ किया यहाँ पे। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी पे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। ये जैसे नॉर्मल हमारी फेट करेंसी होती है, जैसे पाउंड है, डॉलर है, पाकिस्तानी रुपी है, इंडियन रुपी है, ये काम करते हैं एज ए गोल्ड बेस्ड करेंसी। इनके पीछे बैकिंग में गोल्ड होता है और आगे से फिर जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं हर कंट्री के, जैसे हमारे यहाँ स्टेट बैंक है, तो वो उस बेस के ऊपर आपकी करेंसी प्रिंट करता है। अच्छा, अब इस पे एक सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी जनरेट कहाँ हुई थी फर्स्ट टाइम? बेसिकली एक बंदा था जिसका नाम था सतोशी नकामोटो। वो उसकी आइडेंटिटी अभी तक अनवेल नहीं हो पाई। जो क्रिप्टो वर्ल्ड है उसमें भी अभी तक उसकी आइडेंटिटी अनवेल नहीं हो पाई। उस बंदे ने बेसिकली सबसे पहले 2008 के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया था डिसेंट्रलाइज मनी का। डिसेंट्रलाइज बेसिकली ये होता है, नॉर्मली हमारी जितनी करेंसी होती है वो गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं, वो यूरो हो, चाहे डॉलर हो, चाहे पाकिस्तानी रुपी हो, उनको गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं। इन्फ्लेशन के मुताबिक उसको उसकी करेंसी को वैल्यू या डीवैल्यू किया जाता है। डिसेंट्रलाइज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसको उस करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करता, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं बैठी हुई, वो एक फ्री विल पे चलती है, ओपन मार्केट पे चलती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्टली ये करेंसी कौन से मुल्क में जनरेट हुई थी। ये जो है डिजिटल करेंसी है जिस एट ए टाइम वो बहुत सारे मुल्कों में मतलब कि इंट्रोड्यूस कहीं भी चल सकती है, कहीं भी चल सकती है। बेसिकली जिस बंदे ने ये करेंसी इंट्रोड्यूस कराई 2008 के अंदर, उसने कॉन्सेप्ट दिया था इस करेंसी का। फिर 2009 के अंदर इसका सबसे पहले वाइट पेपर जारी हुआ, जो कि बिटकॉइन कहलाता है, जिसको जेनेसिस ब्लॉक भी कहते हैं, जो पहला ब्लॉक था बिटकॉइन का। अब बिटकॉइन की जो टोटल तादाद है वो 21 मिलियन है, जो वक्तन फवक्तन माइन होते रहेंगे। अब ये लिमिटेड तादाद है, ये ना बढ़ सकती है ना कम हो सकती है। जैसे नॉर्मल हमारी जैसे करेंसी है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। स्टेट बैंक का जब दिल किया स्टेट बैंक ने प्रिंट कर ली। अच्छा, तो सबसे पहले जो कॉइन इनिशिएट हुआ था वो बिटकॉइन था? जी बिल्कुल। उसके बाद कितने कॉइन्स आए थे? अब तो हज़ारों कॉइन्स है मार्केट के अंदर अब, लेकिन जो इनका किंग है या जो बेसिक जो जेनेसिस ब्लॉक है जिसके अराउंड ये सारी करेंसीज रिवॉल्व करती हैं, वो बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन का मैं आपको बेसिक डायनामिक्स बता देता हूँ। टोटल 21 मिलियन कॉइन्स हैं जो वक्तन फवक्तन मिंट होते रहेंगे। अब माइनिंग का ये होता है, माइनिंग बहुत हैवी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जो माइनिंग फैसिलिटीज़ लगी हुई हैं यूएस के अंदर है, ईरान के अंदर है, अजरबैजान के अंदर है। ये फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली एक ब्लॉक होता है, जब उसका आप माइन करके, जैसे नॉर्मल माइनिंग होती है, गोल्ड की माइनिंग होती है या कॉपर की, एल्युमिनियम की, जितने मेटल्स हमारे माइन होके बाहर आते हैं अर्थ से, इसी तरीके से माइनिंग होती है। जब वो ब्लॉक, जो इंस्टीट्यूशन या जो पर्सन वो ब्लॉक क्रिएट करेगा, उसको अवार्ड के तौर पर कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं, जो कि जब बिटकॉइन इनिशिएट हुआ था तब वो अवार्ड बहुत ज़्यादा था, अब वो काफ़ी कम रह गया है। अब आई गेस मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट अराउंड 3 बिटकॉइंस अब मिलते हैं कि आप या होल्ड करो, अपने पास रखो, बिटकॉइन की वैल्यू जब ऊपर जाए तब आप सेल आउट करो, या आप डायरेक्ट मार्केट प्लेस पे जाके सेल कर सकते हो। अब डिमांड एंड सप्लाई ऐसे कंट्रोल हो रही है कि बिटकॉइन की डिमांड तो बढ़ रही है, हर बंदा खरीदना चाह रहा है। अब जो स्केर्स क्वांटिटी में जो ऑलरेडी हैं उनकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता अब जा रही है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए जो माइन होकर बिटकॉइन आएगा वो उस वैल्यू को कंट्रोल करेगा। अब जब ये माइनिंग एंड हो जाएगी, जो कि ईयर 2140 के अंदर जाके एंड होगी, उसके बाद इसकी वर्थ सिर्फ बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई एंड हो चुकी है। तो उसकी टोटल सप्लाई 21 मिलियन। अच्छा, इस पे अगर कोई नया बंदा इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहे और कोई मतलब कि ट्रेडिंग करना चाहे, तो उसको मतलब कि कौन सी बेसिक चीज़ें होंगी जो सीखनी पड़ेगी, उसके बाद वो जाके ट्रेडिंग कर सकता है? देखें, जैसे बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग होती है या कोई भी किस्म की कमोडिटी ट्रेडिंग जो भी होती है, उसमें कोई नया बंदा डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आप फाइनेंशियल एडवाइस के बगैर ये चीज़ें नहीं कर सकते। उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें, उसके डायनामिक्स पढ़ने पड़ेंगे, मार्केट की कंडीशंस पढ़नी पड़ेंगी, उसके ग्राफ्स को समझना पड़ेगा, उसकी डिमांड एंड सप्लाई को समझना पड़ेगा, हॉल्विंग को समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। उसमें एक बहुत आम कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज। जब मार्केट के अंदर कोई रूमर आ जाती है कि भाई फलां करेंसी जो है ना ये ऊपर जाने लगी है,
तो आप खरीदो। सबसे बेसिक रूल यही है कि आप खरीदो। रूमर चल रही है, हर बंदा उसमें आगे छलांग मारेगा, लेकिन जब वो न्यूज़ आ गई, वो न्यूज़ जब कंफर्म हो गई कि ये चीज़ वाकई ऐसे है, फिर उसकी वैल्यू गिरेगी। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं ना, वो फिर बैकआउट कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना मुनाफा उठा लिया। तो जितनी भी करेंसीज हैं, बिटकॉइन के अलावा भी जो अल्ट कॉइन्स हैं या शिट कॉइन्स हैं, जो हज़ारों की तादाद में हैं, उन सब पे ना ये रूल एग्जैक्टली लागू करता है। कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो ऑथेंटिक हो और बंदा जाके वहाँ पे अपना अकाउंट बनाए और जो है फिर बाद में ट्रेडिंग करे, कॉइन्स परचेज करे और सेल करे? देखिए, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लीगलाइज एप्लीकेशंस हैं जो लीगली यहाँ पे काम कर रही हैं। जिनमें बाइनेंस है, कूकॉइन है, और इसी तरीके से बेशुमार एप्लीकेशंस हैं जो काम कर रही हैं। अब इसका नॉर्मल तरीका पाकिस्तानी रुपये को बिटकॉइन में कन्वर्ट करने का ये होता है कि जो एप्लीकेशंस हैं जैसे बाइनेंस है, लेट्स से, उस पर आप जाके पहले रजिस्टर करते हैं। अपना जो KYC फॉर्म होता है वो आपसे कंपनी लेती है, जो बेसिकली होता है नो योर कस्टमर। तो उसमें आपका जो बेसिक जितना भी डेटा होता है, जो नॉर्मल किसी काम के लिए चाहिए होता है, वो आपका फाइनेंशियल डेटा वो कंपनी सेव करेगी। अब उसके बाद फिर आप वहाँ पे जाकर जो पाकिस्तानी रुपये है या जो भी आपके पास करेंसी है, उसके अगेंस्ट आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। या सबसे पहले बेसिकली होता ये है कि आप USDT खरीदते हैं, जो कि है डॉलर की डिजिटल फॉर्म। जैसे US डॉलर है, उसकी एक डिजिटल फॉर्म है जिसको हम USDT कहते हैं, US थेटर। अब वो खरीदने के बाद, उसको खरीदने के लिए आपको मार्केट प्लेस पे जाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं P2P एक्सचेंज। ठीक है। जो होता है पर्सन टू पर्सन। लेट्स से मैं USDT होल्ड करता हूँ या बिटकॉइन होल्ड करता हूँ, और आपने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वहाँ आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मुझे इसके अगेंस्ट डॉलर्स चाहिए डिजिटल फॉर्म में। तो मैं आपको, आप मुझे ट्रांसफ़र करेंगे, मैं आपको कर दूँ। इसके बीच में एक थर्ड पार्टी होती है जो ये चीज़ें रेगुलेट कर रही होती है कि ना आपके पैसे डूबे ना मेरे डूबे। तो ये स्कैम फ्री एक प्रोसेस होता है। आपने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए, मैंने आपको कर दिए, और अल्टीमेटली मेरे पास USDT आ गए। अब उसके अगेंस्ट में कोई भी करेंसी खरीद सकता हूँ। जो टॉप 10 कॉइन्स होते हैं ना, उनको अल्ट कॉइन्स कहते हैं। मैं आजकल BNB है, एडा है, XRP है, लाइट कॉइन है, बाकी और 6-7 कॉइन्स है। तो ये आप अपने US डॉलर के अगेंस्ट खरीद सकते हो। अब उसकी वैल्यू ऑब्वियसली फ्लक्चुएट कर रही होती है, तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि लो खरीदो और हाई सेल करो। तो फिर आपकी अपनी सकत पर डिपेंड करता है कि आप कितना होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर उसको होल्ड भी कहते हैं। इसका मतलब है होल्ड ऑन योर डियर लाइफ। ठीक है। कि भाई बेचो नहीं, रख के रखो, ये आपको आगे फ्यूचर में ज़्यादा फ़ायदा देगी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज्ड नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 2 फिनोमेना है, या लीगलाइज होना या बैन होना। पाकिस्तान में ना लीगलाइज है ना बैन है। इसका मतलब बीच का रास्ता है। आप लॉज ब्रीच ना करें, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो स्टेट बैंक के दिए हुए लॉज हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में पार्ट ना बने। अच्छा, इस पे जो है वो स्टेट बैंक ने किसी को भी अथोराइज नहीं किया कि वो क्रिप्टो करेंसी सेल करे या परचेज करे या एक्सचेंज करके दे। इस पे स्टेट बैंक का जो है वो नोटिफिकेशन भी है। देखिए, यहाँ पर जो बड़ी कंपनीज हैं, बाइनेंस है, कूकॉइन है, वो यहाँ रेगुलेट कर रही हैं, वो यहाँ काम कर रही हैं, वो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं। लेकिन एक आम पाकिस्तानी है, वो इतनी लॉस की डेप्थ में नहीं जाता। उसको नहीं पता होता कि फलां चीज़ बैन है या नहीं है। तो जो चीज़ मेरे पास इजीली अवेलेबल हो, वो मेरे मुताबिक वो इलीगल नहीं है। लेट्स से कोई भी ऐसा काम है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि मैं नॉर्मल मार्केट प्लेस पे जाके ख़रीद सकता हूँ, किसी आम दुकान के शेल्फ में रखी हुई है, मैं ख़रीद सकता हूँ। वो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है उसको कंट्रोल करना, या अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है उस चीज़ को कंट्रोल करना। कस्टमर आ रहा है वो तो लेगा, शेल्फ में जो चीज़ पड़ी हुई है, पॉइंट ऑफ सेल पे जो चीज़ पड़ी हुई है वो तो कस्टमर आके उठाएगा। अब जैसे ये चीज़ें अवेलेबल हैं ऐप स्टोर पे भी और प्ले स्टोर के ऊपर भी, अब वहाँ आम बंदे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाके इन चीज़ों की स्क्रूटनी करता रहे। ये अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि अगर कोई चीज़ इलीगल है तो वहाँ से उसको हटा दें। जैसे आजकल पाकिस्तान के अंदर 2 हफ्ते से ट्विटर बैन है, लेकिन हर बंदा जो ट्विटर एक्सेस करना चाह रहा है वो कर सकता है। हर आम बंदा कर सकता है, प्रॉक्सी इस्तेमाल करके, प्रॉक्सी इस्तेमाल करके, अनियन इस्तेमाल करके या VPN इस्तेमाल करके वो ट्विटर को एक्सेस कर रहा है। बिल्कुल। अब ये बैन तो दिखावे के लिए है ना, जिस ऑडियंस को वो रोकना चाह रहे हैं वो तो ट्विटर एक्सेस कर पा रही है, तो फिर इस बैन का क्या फ़ायदा? बिल्कुल होना तो ये चाहिए था, अगर ट्विटर पे बैन लगा है तो ये प्रॉक्सीज पे भी लगता, कि जो भी फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी हो कि आप इस ऑडियंस को ट्विटर नहीं यूज़ करना देना चाह रहे तो आप प्रॉक्सीज को बैन कर दें। अच्छा फतेह, क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक
इस्लामिक दो पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ उलमा कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी सही है, इस्लामिकली आप मतलब कि हलाल है, आप कर सकते हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं ये हराम है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे इस्लाम में एनालॉजी है कि पूरी ज़मीन पाक है, आप कहीं पे भी नमाज अदा कर सकते हैं। अनलेस आपको ये चीज़ पता ना हो या आपकी नॉलेज में ना हो या नॉलेज में आ जाए कि ये जगह नापाक है, फिर आप वहाँ नमाज अदा नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो हलाल और हराम चीज़ें हैं उनके लिए भी यही एग्जैक्ट एनालॉजी इस्तेमाल होती है कि सब चीज़ें हलाल हैं अनलेस आपको पता हो कि ये स्पेसिफिकली ये चीज़ हराम है या नहीं। तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अभी तक कोई कंक्लूसिव फतवा नहीं आया। अच्छा, तो मतलब कि जब के कंक्लूसिव फतवा नहीं है तो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली अब इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें बज़ाहिर हराम हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे मार्जिन ट्रेडिंग होती है, सही है। ठीक है। अब एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग ये होती है कि आप नॉर्मली जैसे मार्केट में जाते हैं, अपने पैसों के एवज कोई चीज़ आप खरीदते हैं और फिर जब उसकी वर्थ बढ़ जाए या कम हो जाए आप अपने हिसाब से वो चीज़ बेच देते हैं। एक होती है मार्जिन ट्रेडिंग जो होती है जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग भी कहते हैं। सही है कि एक चीज़ लेट से, जैसे आजकल पाकिस्तान में चीनी वाला बहरान है, तो चीनी एक बंदे के स्टोर में पड़ी हुई है, मैंने वहाँ से कलेक्ट नहीं की, मैंने सिर्फ ज़बानी कलामी एक बंदे से ख़रीद ली और मैंने पेमेंट कर दी। अब मुझसे सेकंड पार्टी ने आके वही चीनी उसी स्टोर में पड़ी हुई है, मुझसे कुछ पैसों में ऊपर ख़रीद ली और इसी तरीके से ये साइकिल चलता है कि अल्टीमेटली चीनी की वर्थ बढ़ गई, चीनी अपनी जगह से मूव नहीं की। ठीक है, इसको क्रिप्टो की एनालॉजी में इसको फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं या जिसको शॉर्ट ट्रेडिंग भी कहते हैं। और ये हराम है, ये हराम है, ये ऑब्वियसली हराम है। तो इसमें सूद का भी आंसर आ जाता है, तो ये हम नहीं कर सकते। बाकी स्पॉट ट्रेडिंग जो है उस पर अभी तक कोई कंक्लूसिव फतवा नहीं है। दो साइड्स हैं, कुछ कहते हैं हराम है, कुछ कहते हैं हलाल है। तो जब आपके पास इस्लाम में किसी भी पॉइंट के ऊपर जय्यद उलमा का जब इख्तलाफ हो हलाल और हराम का, तो फिर वो बंदे खुद पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी साइड चूज़ करता है। जैसे इवन आज के दौर में भी कैमरा के ऊपर बड़े इश्यूज़ हैं। कुछ उलमा कहते हैं पिक्चर जो है हलाल है, कुछ कहते हैं हराम है। अब वो आपकी सवाबदीद है कि आप लें या ना लें। ठीक है फतेह, आज हम अपना टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं और फर्दर डिस्कशन अपने नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। खुदा हाफिज़।